एक लड़की जो 10,000 फीट से नीचे गिरती है लेकिन फिर भी बच जाती है। टूटी हुई हड्डियां, जख्मों में पड़े हुए कीड़े और साथ में भूख और प्यास इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 10 दिन लगातार वो जंगली जानवरों में रहती है लेकिन फिर भी सरवाइव कर जाती है। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी हाइट से कोई गिरे और उसके बाद जिंदा बच जाए। 24 दिसंबर 1971 सुबह 7:40 पर लांसा एयरलाइन की फ्लाइट 508 पेरू के शहर लीमा से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट ने अमेज़न जंगल के ऊपर से होता हुआ पुकल्पा शहर जाना था। इसमें टोटल 86 पैसेंजर जबकि 5 क्रू मेंबर भी शामिल थे। अगले दिन क्रिसमस का था, इसी वजह से फैमिली हंसी खुशी तोहफे तोहफे अपने साथ लिए वो इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। लेकिन अपनी उड़ान के वो कुछ ही देर बाद 12:40 पर अचानक मौसम वो ख़राब होने लगता है। जो पायलट है वो नोट कर लेते हैं कि सामने उनके एक तूफान खड़ा हो रहा है, लेकिन उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि जहाज़ लैंडिंग करने ही वाला था। यही वजह है कि वो इसको एमरजेंसी लैंडिंग या दूसरी साइड पर नहीं ले के जाते बल्कि तूफान के बीचों बीच वो गुजार देते। बिजली वो चमकने लगती है। जहाज़ में इम्बैलेंस की वजह से मुसाफिरों के ओवरहेड जो सामान पड़ा होता है वो भी जहाज़ के अंदर बिखरने लगता है, जिससे एक पैनिक सिचुएशन वो शुरू हो जाती है। लेकिन 21,000 फीट बुलंदी पर जब ये जहाज़ उड़ रहा होता है तब अचानक बिजली इसके राइट विंग के ऊपर गिर जाती है, उसमें आग लग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो राइट विंग जहाज़ से अलग हो जाता है और ये जहाज़ वो अपने क्रैश की जानब बढ़ने लगता है। 10,000 फीट बुलंदी पर यह जहाज़ मुकम्मल क्रैश हो जाता है और इसके मुसाफिर वो हवा में बिखर जाते हैं। जब ये जहाज़ वो रडार से गायब होता है तो ये अमेज़न जंगल के ऊपर लोकेशन थी। इसी वजह से पेरू अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा सर्च मिशन कंडक्ट किया जिसमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट शामिल थे ताकि इस जहाज़ का मलबा वो ढूंढा जा सके। ये मिशन लगातार 10 दिन तक जारी रहता है लेकिन इसका मलबा नहीं मिलता। अभी ये चीज़ डिक्लेयर कर दी जाती है कि सारे पैसेंजर वो मारे जा चुके हैं और ये जहाज़ वो मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुका है। एक दिन जंगल के मकामी लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं कि उन्हें एक लड़की मिलती है जो जख्मों से चूर हुई होती है और उसकी हालत भी नाजुक होती है। लेकिन वो बताती है कि वो कैसे जहाज़ में से गिरी लेकिन वो ज़िंदा बच गई। वो लोग इस बात का यकीन नहीं करते क्योंकि रिसर्च मिशन में ये चीज़ वो साबित हो चुकी थी कि सारे जो पैसेंजर हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन पेरू की हायर अथॉरिटी को वो ये बात बताते हैं जिससे क्रैश साइट का भी उन्हें पता चल जाता है। जब रिसर्चर्स वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें मुसाफिरों का सामान वो दरख्तों के साथ लटकता हुआ दिखाई देता है। वो गिफ्ट्स और सारी चीज़ें जो वो अपने साथ लिए जा रहे होते हैं और साथ में कुछ डेड बॉडीज़ भी मिलती हैं जिससे ये चीज़ साबित होती है कि वो वाहिद लड़की थी जो इस क्रैश में वो इस लड़की का नाम जुलियाने कोपैक था जो कि अपनी वालदा के साथ इस जहाज़ में सफ़र कर रही थी। इसके वालिद वो पहले ही अमेज़न के जंगल में मौजूद थे और इन्होंने भी अमेज़न जंगल के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में जाना था जो कि इसके वालिदैन ने ही बनाया था ताकि उसमें जाकर ये क्रिसमस की छुट्टियां वो गुजार सकें। क्रिसमस की वजह से रश काफ़ी था और जो दूसरी एयरलाइन की टिकट थी वो पहले ही बुक हो चुकी थी। यही वजह है कि इनको मजबूरी में लांसा एयरलाइन की टिकट है वो लेना पड़ी। अवाम में इस एयरलाइन की पब्लिसिटी वो बाकी एयरलाइंस के मुकाबले में कम थी क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसके काफ़ी सारे जहाज़ हैं वो क्रैश हो चुके थे। यही वजह थी कि इसके वालिद ने भी इससे कहा था कि कभी भी लांसा एयरलाइन की टिकट लेकर नहीं आना। लेकिन इस वक्त इन्हें मजबूरी थी क्योंकि किसी और लाइन की टिकट इनको नहीं मिल सकती थी। जिन सीट्स पर ये दोनों बैठी थी वो विंडो सीट्स थी। यही वजह है कि जब जहाज़ क्रैश होता है तो ये पूरी की पूरी कतार ही वो जहाज़ से अलहदा हो जाती है। लेकिन जो इनके ऊपर सीट बेल्ट बना हुआ था वो काफ़ी कसकर बंधा रहता है और जो एयर प्रेशर है इसकी वजह से कम हो जाता है। 10,000 फीट से जब ये नीचे गिरती है तो नीचे आकर ये बेहोश हो जाती है। सारी रात ये बेहोश ही पड़ी रहती है और सुबह जब उठती है तब थोड़ी देर के बाद ये फिर बेहोश हो जाती है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के बाद इसे थोड़ी सी होश आती है और ये देखती है कि इसके जो राइट शोल्डर है वो टूट चुका है और इसके साथ घुटनों में भी दर्द होता है और बहुत सारे ज़ख्म भी इसको लग चुके होते हैं। लेकिन ये हिम्मत करके वो खड़ी हो जाती है। लेकिन अभी तक इसको ये नहीं पता था कि बाकी जो जहाज़ वाले हैं उनके साथ क्या बना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 10,000 फीट से जब ये गिरी तो ज़मीन पर आकर ये कैसे सरवाइव कर गई।
अमूमन यहाँ पर आकर तो इसके टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन इस हवाले से दो चीज़ें थी जिसने इसकी काफ़ी मदद की। जैसा कि उस वक़्त तूफ़ान चल रहा था और उसकी डायरेक्शन वो अपवर्ड थी, यही वजह है कि नीचे गिरती हुई जो चेयर है उसको अपवर्ड हवा ने उसकी फ्रिक्शन को कम किया, इसी वजह से ये ज़रा स्लोली ज़मीन की तरफ आई। और सेकंड नंबर पर जो पत्ते थे दरख्तों के, उसके झुंड में ये आकर लटक गई थी। यही वजह है कि ये जो इसकी फ्रिक्शन की स्पीड है वो यहाँ पर आकर और भी कम हो जाती है। यही लक की वजह से वो बिलाखिर सरवाइव तो कर जाती है, लेकिन असल ख़तरा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इतने घने जंगल में वो खूनी दरिंदे, इंसेक्ट्स और बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें थीं जिनके साथ सरवाइव करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अपनी प्यास बुझाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस सिमत में वो आगे चले ताकि कोई इंसानी आबादी या फिर जहाज़ के बाकी लोग उसे मिल सके। लेकिन करीब ही उसे एक कैंडीज़ का पैकेट मिलता है जो वो अपने साथ ही लेकर जा रही थी, जिससे इसकी थोड़ी बहुत भूख तो मिट जाती है, लेकिन वो अपने साथ संभाल के रख लेती है ताकि बाद में वो काम आए, और वो चलना शुरू कर देती है। लेकिन उसको अपने वालिद की वो बात याद आती है कि अगर आप जंगल में कहीं पर खो जाओ तो जो चश्मा या कोई पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप सफ़र करना शुरू कर दो, तो कोई ना कोई ऐसा मकाम ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको इंसानी आबादी वो मिल जाएगी। यही वजह है कि उसे जहाँ पर चश्मा मिला वो उसके साथ उसने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद इसको कुछ डेड बॉडीज़ मिलती हैं जो उसी क्रैश की वजह से वो मारी गई थी, लेकिन इनमें इसकी वालदा शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा इत्मीनान होता है। कुछ देर के लिए ये शौक हो जाती है उनकी हालत देखकर, लेकिन बाद में फिर अपना सफ़र वो शुरू कर देती है। लेकिन फिर वो अंधेरा हो जाता है, इसीलिए वो रात गुजारने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढती है ताकि कोई जंगली जानवर इसे तंग ना करे, और डायरेक्शन भी उसी लिहाज से रखती है कि कोई पीछे से हमला ना कर सके। रात गुजरने के बाद अपना सफ़र वो दोबारा शुरू कर देती है, और इसी चश्मे के साथ साथ वो देखती है कि वो चश्मा अब एक छोटी सी नदी में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी इंसानी आबादी या कोई इंसान वहाँ पर नहीं मिला था। उसके पास काफ़ी नॉलेज थी जिसका सहारा लेकर वो इसके साथ ना सिर्फ चली जा रही थी बल्कि इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी उससे काफ़ी कुछ सिखा रहा था। लेकिन इसी दौरान वो हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट की उसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि सर्च मिशन में लगे हुए थे इस जहाज़ का मलबा ढूंढने में। वो बहुत कोशिश करती है कि इनको अपनी तरफ मतवज्जो कराया जा सके, लेकिन वो बेसुध होता है क्योंकि हेलीकॉप्टर तक उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती। इसी दौरान वो कुछ दिन बीत जाते हैं, वो सरवाइव तो कर लेती है लेकिन उसकी हालत वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। उसके ज़ख्मों में अब कीड़े पड़ने लगते हैं, लेकिन साथ में उसकी हड्डियों का दर्द और उस भूख की वजह से वो नडाल हो जाती है। यही वजह है कि वो स्विमिंग का इरादा करती है, क्योंकि पैदल उससे चला नहीं जा सकता, तो वो छलांग लगा देती है नदी में ताकि उसकी डायरेक्शन के साथ साथ वो भी स्विम करके आगे को जाए। लेकिन उसे फिर भी कोई इंसानी आबादी तो नहीं मिलती, लेकिन फिर बिल आखिर वो मेंढकों को खाकर अपना गुजारा करने का सोचती है, लेकिन इतनी निडाल हो चुकी होती है कि उसको भी पकड़ने की हिम्मत उसमें नहीं होती। लेकिन कुछ ही देर बाद वो नदी एक बड़ी नदी में तब्दील हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जब वो अपनी हिम्मत जवा देने लगती है तब उसको एक वो बोट नज़र आती है। उस बोट में इसको एक बोट नज़र आती है जिससे उसकी हिम्मत फिर से वापस लौट आती है। वो इस बोट के पास जाती है तो देखती है कि सामने एक सीढ़ी बनी हुई है। इस सीढ़ी के ऊपर चलते हुए वो आगे देखती है कि एक झोंपड़ी होती है, लेकिन झोंपड़ी में कोई इंसान तो मौजूद नहीं होता पर पेट्रोल ज़रूर पड़ा होता है। वही पेट्रोल लेकर वो अपने ज़ख्मों पर छिड़कती है ताकि उसके जो कीड़े हैं वो मर सकें। उसमें बहुत तकलीफ़ तो होती है लेकिन वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ इंसान वहाँ पर आते हैं जो इसको देखते हैं इस हालत में, और इससे पता चलता है कि कैसे पूरा जहाज़ तो क्रैश कर गया लेकिन सिर्फ एक लड़की उसमें से बच गई, और इसको लेकर वो करीबी आबादी में ले जाया जाता है जहाँ पर इसके थोड़े बहुत ज़ख्मों का इलाज करने के बाद इसको भेज दिया जाता है हेलीकॉप्टर के ज़रिए से, और ये आज भी ज़िंदा